हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकास भारद्वाज परीक्षा मैनिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम लोगों को पता है हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भारतीय संविधान का विकास का डिस्कशन कर रहे हैं। कल थोड़ा सा जो क्लास थी वो बीच में टेक्निकल इश्यू के कारण रुक गई थी और उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ी देर में, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे और मैं फाइनली आज इस भारतीय संविधान के विकास को स्टॉप देंगे, जिसमें संविधान सभा का गठन हम लोग कर रहे थे। और संविधान सभा का गठन में कुछ चीज़ें हैं जो फाइनल बैठकें हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है और उसके बाद में हम जो डिस्कशन करेंगे फाइनली उसका डिस्कशन करेंगे जो मेन पॉइंट हैं इसके। और उनमें जैसे एक है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कराएंगे, बैठकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज इसे फाइनल करने के बाद कल से हमारा भारतीय संविधान शुरू होगा, बड़े सारगर्भित तरीके से और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा। केवल हम संविधान के बारे में बात नहीं करेंगे, हम संविधान और राज्य व्यवस्था को कनेक्ट करके बात करेंगे। एक एक संशोधन को जहां हुआ है वहीं मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और ये नहीं है कि ऐसा मैंने देखा है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अलग पढ़ लेते हैं, पॉलिटी अलग पढ़ लेते हैं, या फिर क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ पढ़ लेते हैं पूरा का पूरा और उसके बाद में क्या करते हैं, सारे संविधान संशोधन पढ़ते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे, जहां जिस संविधान संशोधन की आवश्यकता है उसे वहीं पढ़ाया जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों को पता भी है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, लेकिन कुछ मेन बातें होती हैं। जैसे कि समाज में आपने देखा है कि किसी व्यक्ति ने बड़ा सुंदर लिखा है कि बिना मतलब के सिर्फ परिवार खैरात पूछता है। कहते हैं कि बिना मतलब के सिर्फ परिवार खैरात पूछता है, पैसा कमा ले बेटा और जमाना औकात पूछता है। तो देखिए, इन चीज़ों के साथ, इन दो लाइनों के साथ हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात मुझे कहनी है कि मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। नोट्स कुछ इस तरीके से होंगे जिनका पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, ये वीडियो में दिख रहा होगा। इस तरीके से बड़े सुंदर तरीके से आपको नोट्स, इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और मैं ये पेज आपको दिखाने के लिए ही लाया हूँ। इनमें सारी चीज़ें लिखी हैं क्योंकि मैंने हर चीज़ को बड़ा डिटेल तरीके से समझाया है। अगर बात करता हूँ, जैसे अभी मैं थोड़ी देर बाद राज्य व्यवस्था की बात करूँगा, तो राज्य व्यवस्था के मेन पॉइंटों को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने बताया संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, और हम एक बात करेंगे असंवैधानिक संस्थाएं। उनके मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझाया है और यहाँ पे लिखा भी है और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तो उसी बात को मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। आज वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक वगैरह कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर मैं डलवा दूंगा अपनी टीम से बोल के। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए चीज़ों को डिस्कशन करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। कुछ हमारा पेन तो ये रहा और ये आपका परीक्षा मैनिया है भाई, इसे थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और कल की वीडियो में थोड़ा आपने कम दम लगाया है, कृपया उसे कंटिन्यू रखें। कुछ लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पाई होगी क्योंकि कल शेयरिंग नहीं हो पाई है, तो उसे मैंने सुबह कर दिया है। कुछ लोगों को जो नहीं हो पाया है वो प्लीज़ चैनल पर जाके देख लें। आइए डिस्कशन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम संविधान के विकास की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 1935 तक के शासन अधिनियम बहुत अच्छे तरीके से समझाए और इसमें अब हम आगे बात करेंगे। मैंने संविधान सभा के बारे में लास्ट डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको एक अंतिम सरकार का मंत्रिमंडल मैंने लास्ट में पढ़ाया था। अगर उसमें कोई मंत्री वगैरह अगर रह गया हो तो आप नोट कर लेना, इसमें पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब हम डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात, जब संविधान सभा बन गई उसके बाद कुछ बैठकें हुई जिसमें हम बात करेंगे। ओहो, ये तो ब्लैक ब्लैक हो रहा भाई। चलो, प्रथम बैठक। अच्छा सर, चलिए सर।
प्रथम बैठक, देखिए प्रथम बैठक जो होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ये होते हैं अस्थायी अध्यक्ष। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहा करो। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। केवल एक काम होता है, ये व्यक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत में फ्रेंच मॉडल लेके आए थे। क्या लेके आए थे? फ्रेंच मॉडल। इस फ्रेंच मॉडल के बारे में मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, बाद में डिस्कशन करूंगा। ये भारत में एक फ्रेंच मॉडल लेके आए थे अस्थायी अध्यक्ष से। दूसरी बैठक, द्वितीय बैठक, द्वितीय बैठक प्यारे विद्यार्थियों 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है प्यारे बच्चों। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और एक उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी को डॉक्टर हरिश्चंद्र मुखर्जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और इसमें एक वैधानिक सलाहकार बनते हैं BN राव। इसी बैठक में वैधानिक सलाहकार, ये पेपर में आ रखा है इस वजह से करा रहा हूं, सलाहकार बनते हैं BN राव। ये पेपर में आ रखा है। पेपर में पूछा गया था सर क्वेश्चन, कोई ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर था, उसमें इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है कि संविधान सभा की द्वितीय बैठक में वैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। अच्छा क्वेश्चन है। इस बात को आपने, मुझे लग रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूँ, अगला हम लोग समझते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला हम पढ़ते हैं तृतीय बैठक। तृतीय बैठक ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ये थी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। यानी संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। अच्छा, प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है जिसे भारतीय संविधान में उद्देश्य का नाम दिया गया है। उद्देश्य का नाम दिया गया है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। वहां पर क्या उल्लेख है?
उद्देशिका शब्द का उल्लेख है। एक मिनट, वहां पे क्या उल्लेख है? उद्देशिका शब्द का उल्लेख है। उद्देशिका शब्द का उल्लेख है। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए, हाँ एक बात और, इस उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा कहा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसे क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा गया है। एक बात और, अगर आप लोगों से पूछ ली जाए कि संविधान सभा द्वारा इसे कब, संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकृत किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। क्या लिखेंगे? 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा उद्देशिका यानी प्रस्तावना को स्वीकृत किया गया। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी जहां तक मेरा विचार है। एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, प्रथम बैठक में कुछ खास नहीं हुआ, बस डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। द्वितीय बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। BN राव वैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, है छोटा एग्जाम लेकिन क्वेश्चन आया है बड़ा खोद के, ठीक है। ये बात पूछ लेता है, एग्जामिनर बड़े खतरनाक हो चुके हैं आज की डेट में, और कोई मेरे जैसा एग्जामिनर हो तो भाई साहब पेपर को बढ़िया बना दे, ठीक है। कंटिन्यू अगली बात। तो प्यारे बच्चों, एक बात पूछी गई कि इसके उपाध्यक्ष भी बनाए गए, तो इसके उपाध्यक्ष थे डॉक्टर हरीशचंद्र मुखर्जी। और तीसरी जो बैठक हुई उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया। अब जिसे उद्देश्य का नाम दिया गया है प्यारे बच्चों, और इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। आपसे केवल एक बात और पूछी जा सकती है कि संविधान सभा द्वारा इसे कब स्वीकृति प्रदान की गई, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। इसके बाद प्यारे बच्चों आगे हम डिस्कशन करें 20 फरवरी 1947। मैं अगला पेज ले लेता हूं और मैं इस बार थोड़ा सजा के लिखने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों 20 फरवरी 1947 महत्वपूर्ण डेट है। 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा होती है। क्या होता है? भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा होती है क्लीमेंट एटली द्वारा। नाम क्या था? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली कौन था? ब्रिटेन का उस समय का, ये कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बड़ा खतरनाक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। ताज बड़ा खतरनाक है, तो प्रधानमंत्री कह सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्लीमेंट एटली द्वारा क्या होता है? घोषणा होती है। और प्यारे बच्चों इसके बाद उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इसके तहत क्या कहा गया प्यारे बच्चों? 30 जून इंपॉर्टेंट डेट है। 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा।
कह रहे हैं कि 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ये बात कही गई। इसके बाद हमारा एक अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आता है। देखिए क्या क्या बड़ी खुशखबरियां लेकर के वो लोग आते हैं। इसको मिटाना होगा मुझे क्योंकि पेज की कमी है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है। चलिए, इसके बाद मार्च 1947 में अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय बनकर के आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, और ये अपने साथ लाते हैं एक माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। इस माउंटबेटन योजना को प्यारे विद्यार्थियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सामूहिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, दो स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं। यानी अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान यानी भारत का दो पार्ट में विभाजन होता है माउंटबेटन योजना के तहत। क्यों? इसीलिए इसे कांग्रेस ने भी और प्यारे विद्यार्थियों मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसकी कुछ शर्तें थीं। अच्छा, शर्तें क्या थीं उस बात पर डिस्कशन करते हैं। दोनों के लिए गवर्नर जनरल अलग अलग होंगे। पहली शर्त, दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे, यह बात कही गई पहली वाली। और दूसरी बात कही गई, दोनों के लिए संविधान सभा अलग अलग होगी। दोनों के लिए संविधान सभा अलग अलग होगी। दोनों की अलग संविधान सभा होगी। संविधान सभा होगी प्यारे बच्चों, दोनों की अलग अलग संविधान सभा होगी। और उस संविधान सभा होगी तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी होंगे। भाई श्योर है? दोनों की अगर संविधान सभा होगी तो दोनों की संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे, तो दोनों की संविधान सभा के अलग अलग अध्यक्ष होंगे। अच्छा, इस बात के लिए मैं कलर चेंज करके दोनों को लिख देता हूं भाई साहब। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा, दोनों की संविधान सभा अलग अलग हुई। तो देखिए, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। ओहो, ये भी मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके होंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अध्यक्ष होंगे मोहम्मद अली जिन्ना। इतनी बात समझ में आई? एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। मार्च 1947 को अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं, अपने साथ एक माउंटबेटन प्लान लाते हैं। उस प्लान को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया सर, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार किया। और इसके तहत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें थी सर। शर्तें क्या थी? दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर होंगे। कहा कि दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर होंगे, दोनों की अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। जब संविधान सभा होंगी तो उनके अध्यक्ष होंगे।
जिसके लिए भारत में अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यहाँ पर बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है, साफ, वो वाला साफ नहीं, दूसरे वाला साफ, मतलब क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला डिस्कशन हम लोग करते हैं, पेज नंबर अगला आ गया, जिसमें 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक यानी बिल आता है। 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक आता है। 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक आता है और इस विधेयक को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है। कौन सी जुलाई? 18 जुलाई। मेरे साथ बोला करो जो लोग सुन रहे हैं। 18 जुलाई 1947 को इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया जाता है। इस अधिनियम के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं, स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, अगला अगर हम डिस्कशन करें तो देखिए, जब दोनों अलग अलग हो गए, भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो इतने तो वो नहीं है कि जब, और पहले बता भी दिया है दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा होगी, तो भाई संविधान सभा का तो बंटवारा होना भी आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के तहत एक बड़ा बढ़िया काम हुआ कि संविधान सभा का विभाजन हुआ। संविधान सभा का विभाजन हुआ, जिसे हम डिक्की बर्ड योजना भी कहते हैं, यानी संविधान सभा का विभाजन। संविधान सभा का विभाजन योजना पूछी जाए तो डिक्की बर्ड प्लान, डिक्की बर्ड योजना के तहत, डिक्की बर्ड योजना के तहत विभाजन हुआ, जिसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य कितने थे भाई? 389 टोटल मेंबर थे। संविधान सभा में 389 टोटल मेंबर थे, जिसमें से 299 भारत को मिल गए और 90 पाकिस्तान को। 299 भारत को मिल गए प्यारे बच्चों, और 90 यानी कि 90 पाकिस्तान को। 90 मेंबर किसको मिल गए? पाकिस्तान को। इस तरीके से गठन हुआ। और इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, मैं अगला पेज लेता हूँ और उस पर डिस्कशन करते हैं। अगला जो काम हुआ वो हुआ 29 जुलाई 1947। 29 जुलाई 1947, जिसमें प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन हुआ। इस प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। इस प्रारूप समिति में 7 लोग थे प्यारे विद्यार्थियों, एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। इसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिखा है, थोड़ा ध्यान देना। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया और 6 अन्य लोग थे, जिसमें सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो थे D.P. खेतान। D.P. खेतान। देखिए, D.P. खेतान की अचानक से मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है
और जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु मैंने गलत लिख दिया, मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी, क्या नाम था, टीटी कृष्णाचारी नए सदस्य बनाए जाते हैं यहां पे। ठीक है जी, दोबारा समझ लेंगे इस बात को। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद अगले व्यक्ति टीटी कृष्णाचारी को इस सभा में, इस समिति में शामिल किया जाता है। अगले व्यक्ति थे बीएल मित्र, अगले व्यक्ति थे बीएल मित्र, और प्यारे विद्यार्थियों बीएल मित्र इस्तीफा दे देते हैं, यानी रिजाइन दे देते हैं, जिनकी जगह आते हैं माधव राव। माधव राव, इनकी जगह कौन आते हैं, माधव राव। अगले व्यक्ति हैं गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, गोपाल स्वामी अयंगर। और कृष्णा स्वामी अय्यर अगले व्यक्ति हैं, कृष्णा स्वामी, नीचे आ जाएगा, आ जाएगा, कृष्णा स्वामी अय्यर अगले व्यक्ति हैं, कृष्णा स्वामी अय्यर। और उनसे अगले व्यक्ति हैं मोहम्मद सादुल्ला, 5 नंबर, मोहम्मद सादुल्ला। और एक छठवें व्यक्ति हैं के एम मुंशी, के एम मुंशी। ये 6 व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति में अध्यक्ष के सिवा जो 6 अन्य सदस्य थे। और अध्यक्ष मैंने बता दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। एक बार मैं गोला के अंदर बंद कर देता हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस तरीके से प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों कुछ अन्य समितियां भी गठित हुई, जिन्हें मैं यहाँ लिखना 10-12 समिति हैं, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट से आप लोग एक बार डाउनलोड कर लेना। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। और संघ संबंधी जितनी भी समितियाँ हैं, संघ समिति, राज्य समिति और संघ संविधान समिति, सभी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और अगर हम बात करें मूल अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। इस तरीके से आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि इतना लंबा नहीं है जो कि इतना लंबा इसे कराया जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप एक बार नोट कर लेना पीडीएफ से, क्योंकि यहाँ लिखवाना वही बात है, आप आराम से लिख के नोट कर सकते हैं। इसमें अब देखिए हमारा जो संविधान सभा बन गई और संविधान सभा में प्रस्तावना आ गई और हमारा संविधान बना, लोगों ने बनाया, तैयार किया। और प्यारे विद्यार्थियों, उस संविधान की अब बात कर लेते हैं कि आखिर वो संविधान है क्या। सबसे पहला पॉइंट, अब देखो आनंद आने लगेगा यहाँ से आगे क्लास में, सारी चीज़ें समझाने लायक हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं आपको, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे लोग पढ़ाते हैं प्रस्तावना में लिखवा दिया धनपेक्ष और ये तमाम लिखे हैं, ऐसे नहीं। एक एक शब्द को बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन से एक वर्ड को मैं लिखवाऊंगा और वर्ड की डेफिनेशन समझाऊंगा, चाहे वो कितने भी लेवल का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टाइम तो लगेगा मुझे पढ़ाने में, लगभग 70 से 80 घंटे मेरे को कम से कम, और कहो तो 100 घंटे मुझे इसमें देने पड़ेंगे, लेकिन मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आइए प्यारे विद्यार्थियों, अब संविधान हमने बनाया, तो अब हम संविधान की बात करते हैं। संविधान और राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था। देखिए संविधान और राज व्यवस्था, सबसे पहले हम ये डिस्कशन करते हैं कि संविधान क्या है, किस बात को संविधान कहें। तो देखिए हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जो नियम कानून एक पुस्तक के अंतर्गत किसी भी राज्य क्षेत्र को चलाने के लिए लिखे हैं, उसे संविधान कहा जाता है। यानी हम कहेंगे उन प्रावधानों का संग्रह। सबसे पहले संविधान के बारे में लिखेंगे, पेन बदल के, उन प्रावधानों का संग्रह जो किसी क्षेत्र की
व्यवस्था को चलाने के लिए आवश्यक हैं, यानी हम ये कहेंगे उन नियम कानूनों का, उन प्रावधानों का संग्रह जिससे किसी भी राज्य क्षेत्र की, यहां क्षेत्र की जगह राज्य क्षेत्र लिख लेंगे, किसी भी राज्य क्षेत्र की व्यवस्था को या किसी भी राज्य क्षेत्र को चलाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे सर? संविधान कहेंगे। अब बात करें कि राज्य व्यवस्था क्या है। अगला डिस्कशन हम करेंगे राज्य व्यवस्था। देखिए ये शब्द बड़ा बेहतरीन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? सबसे पहला काम राज्य व्यवस्था है संविधान का सदुपयोग करना। दोबारा समझेंगे, राज्य व्यवस्था का सबसे पहला काम है संविधान का सदुपयोग करना। तो हम कहेंगे संविधान का व्यवहारिक प्रयोग, संविधान का व्यवहारिक प्रयोग। अगली बात, राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे न्यायालय संबंधी मुद्दे। देखिए जितने भी न्यायालय संबंधी मुद्दे हैं, कोई अधिनियम पारित हुआ है या कोई भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई है, उसके बारे में हम कहां डिस्कशन करेंगे? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, संविधान को लागू करने हेतु तैयार कानून को लागू करना। संविधान में लागू जो कानून होने वाला है, संविधान में जाने वाला है, जो सरकार ने जो कानून बनाया है, मान के चलिए कि हमारे लिए कानून आया कि संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन आया, तो 104वें संविधान संशोधन को राज्य व्यवस्था के अनुसार संविधान में लागू करना है, संविधान तक पहुंचाना, यह भी काम इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, इस राज्य व्यवस्था का एक और इंपॉर्टेंट बात है, आइए उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूं, समझिएगा। देखिए राज्य व्यवस्था में कुछ संस्थाएं आती हैं, राज्य व्यवस्था में कुछ संस्थाएं आती हैं, जैसे ये संस्थाएं 3 प्रकार की हैं मोस्टली। पहली संवैधानिक, संस्थाएं, इस बात को अच्छे से समझना क्योंकि आधे लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। दूसरी असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं, और तीसरी हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। इंग्लिश में समझ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इन दोनों में मेजर डिफरेंस है और बच्चे गलत कर बैठते हैं, क्योंकि ये आगे चल के फर्दर 2 पार्टों में डिवाइड होगी। इसी वजह से मैं दोबारा समझा देता हूं, ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो दोनों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए संवैधानिक संस्थाएं सारे बच्चे जानते हैं कि जिनका निर्माण संविधान द्वारा किया जाता है, यानी सीधी बात है, जो संविधान द्वारा निर्मित होती हैं, यानी जिनका निर्माण संविधान करता है, जिनका निर्माण संविधान द्वारा होता है, वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आर्टिकल 280 वित्त आयोग किसके द्वारा बनाया गया? संविधान द्वारा बनाया गया, वही वित्त आयोग है। मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, यहां पर लिख देता हूं एग्जाम्पल में 280 आर्टिकल
क्या है? वित्त आयोग है। ये किसके द्वारा बनाया गया? संविधान के द्वारा बनाया गया। चुनौती दे सकते हो आप लोग, बता सकते हो कि संविधान का मतलब वित्त आयोग का गठन आपसे कोई पूछे कहां लिखा है तो बता दो भाई संविधान में लिखा है। कहां पे लिखा है? और आपसे पूछे कोई नीति आयोग कहां लिखा है, हो गया ना गायब? हाँ, क्यों? क्योंकि संविधान में नहीं है। मानव अधिकार आयोग कोई पूछे, संविधान में नहीं, लेकिन संविधान में बना है। मानव अधिकार आयोग किसने बनाया है? मानव अधिकार आयोग अधिनियम के तहत बना था, लेकिन संविधान के अंदर नहीं रखा गया। समझे कि नहीं? उसे कहां पढ़ेंगे? गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक दोबारा समझने की कोशिश करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि आर्टिकल 280 है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि वित्त आयोग उसमें लिखा हुआ है। या फिर मैं कहूं आर्टिकल 324 जिसमें निर्वाचन आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, असंवैधानिक संस्थाएं ये होती हैं संविधान विरोधी। इस बात को समझिएगा, संविधान विरोधी, ये समझाने लायक बात है। कैसी? संविधान विरोधी, जो संविधान का विरोध करती हो, फिर सरकार हटा क्यों नहीं देती भाई? हैं भाई, जो संविधान विरोधी है तो सरकार हटा क्यों नहीं देती? अब बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ये गैर संविधान को संविधान विरोधी समझ लेते हैं। ये सर संविधान विरोधी नहीं है, ये संविधान विरोधी नहीं है। गैर संवैधानिक को संविधान बनाता है, संविधान बनाता है, लेकिन वो संविधान के अंदर नहीं है। इसका अंतर है कि संविधान इसको बनाता है, ठीक है, सरकार इसको बनाती है, लेकिन वो संविधान के अंतर्गत नहीं रखती। संविधान को टारगेट बना के सरकार बनाती है। नीति आयोग सरकार मोदी जी ने गठन किया, मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने अपने लोकसभा में बिल पेश किया, अगेन राज्यसभा में किया, और नीति आयोग बन गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक अधिनियम था और उस अधिनियम के तहत उसका गठन हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों, यह संविधान विरोधी है। जैसे संविधान विरोधी में एक उल्का, आपने सुना है? असम का एक उग्रवादी संगठन है, असम का एक उग्रवादी संगठन है उल्का। क्या संविधान के अंदर है? क्या संविधान, क्या सरकार उसको चाहती है कि वो रहे? नहीं, फिर भी वो जीवित है। तो उत्तराखंड के कई सारे ऐसे संगठन हैं। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, किसान विरोध, क्या सरकार चाहती है कि किसान विरोध करे? नहीं, फिर भी किसान विरोध के लिए एक संगठन है कि किसान उसके तहत विरोध कर सकता है। चलिए इसमें लिख लेना उल्का, एग्जाम्पल में एक ही काफी है, उल्का या किसान विरोध। किसान विरोध बहुत सारे हैं, आपको लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, पॉलिटी के अंदर बहुत सारा पढ़ाएंगे, भर भर के पढ़ाएंगे। अब सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन संविधान के लिए सहायक हैं। संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन संविधान के लिए सहायक हैं। देखिए, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। एग्जाम्पल में नीति आयोग, एग्जाम्पल में नीति आयोग, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नीति आयोग संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री। हाँ सर, उल्का, ULFA, उल्फा, मिस्टेक हो गया, के पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका फुल फॉर्म भी बता देंगे। अच्छा, एक बात समझेंगे कि मैंने क्या बोला, गैर संवैधानिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है लेकिन संविधान के लिए सहायक हैं, जैसे नीति आयोग। इन्हें फर्दर दो पार्टों में विभाजित किया गया है, इन्हें फर्दर दो पार्टों में विभाजित किया गया है, जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक संस्थाएं और कार्यकारी संस्थाएं। सार्वभौमिक संस्थाएं वे संस्थाएं जो संसद के कानून द्वारा निर्मित होती हैं, और कार्यकारी संस्थाएं वे संस्थाएं जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा निर्मित होती हैं।
इसे ज़्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं लिख देता हूँ। सार्वभौमिक और कार्यकारी। सार्वभौमिक संस्थाएं और कार्यकारी। कार्यकारी संस्थाएं। सार्वभौमिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जो संसद द्वारा निर्माण होता है, और ये कार्यपालिका या राष्ट्रपति द्वारा, ये कार्यपालिका या राष्ट्रपति द्वारा होती हैं। जैसे सार्वभौमिक संस्थाओं में हम बता सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और हम बता सकते हैं, और इसमें बता सकते हैं कि नीति आयोग, जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा बनाई जाती हैं, इसमें नीति आयोग है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों अगला डिस्कशन, एक और पेज, एक और, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बहुमत के बारे में। करें या छोड़ दें? बहुमत के बारे में करें, कितना चल जाएगा? 20 मिनट लगेंगे बहुमत पढ़ाने में। करें? चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों कंटिन्यू रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बहुमत। देखिए कुछ मेन चीजें हैं जो संविधान शुरू होने से पहले मुझे बतानी चाहिए और समझानी चाहिए कि किस तरीके से होता है। बहुमत 3 प्रकार का होता है। बहुमत 3 प्रकार का होता है। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, एक होता है प्रभावी बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत। देखिए तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। साधारण बहुमत तो आपको पता है, अधिकांश जगह साधारण बहुमत प्रयोग होता है। प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत, 3 प्रकार होते हैं। इन तीनों को हम आराम से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं साधारण बहुमत का, और मैं एग्जाम्पल दे के बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका करूंगा। साधारण बहुमत क्या होता है? देखिए साधारण बहुमत की बात यदि हम करें तो साधारण बहुमत होता है उपस्थित तथा मतदान करने वाले, उपस्थित तथा मतदान करने वाले लोगों का 50% + 1। मान के चलिए लोकसभा है, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं डीप में। लोकसभा है, यहां पे 543 मेंबर हैं, 543 सदस्य हैं। कुल सदस्य कितने हैं सर? 543। ठीक है, लेकिन उसने कुल सदस्य की तो बात कही नहीं। मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा। उपस्थित तथा मतदान करने वाले उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1, ये होता है सर साधारण बहुमत। अब मान के चलिए कि लोकसभा में सदस्य संख्या है 543, क्योंकि आपको पता है 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2 जो एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाने थे, उनकी नियुक्ति के प्रक्रिया को आगे के लिए रोक दिया गया है। अच्छा, ये 543 सदस्य हैं, इनमें से मान के चलिए कि उपस्थित हुए 200 सदस्य। थोड़ा समझना बहुत अच्छा है, बहुत मजे आएंगे आपको समझने में। आगे जो राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाएंगे
और बाकी जो चुनाव पढ़ाएंगे बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे कि हाँ हमने ऐसा पढ़ा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छी क्लास है, इसमें आप थोड़ा ध्यान दें। उपस्थित हुए मान के चलिए 200 लोग, और उनमें से जो मतदान किया मान के चलिए 180 सदस्यों ने। अब भाई हुआ क्या, 20 लोग ऐसे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ना तो मैं इधर जा रहा हूं ना मैं इधर जा रहा हूं, मैं किसी साइड में नहीं जा रहा हूं, मैं मतदान कर ही नहीं रहा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना। तो भाई क्या हुआ कि उपस्थित थे 200 सदस्य, लेकिन उसमें से केवल 180 लोगों ने मतदान किया। तो प्यारे बच्चों हम क्या बताएंगे, उपस्थित तथा मतदान करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 180। उपस्थित तथा मतदान करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 180। तो हम क्या कहेंगे भाई, 180/2, यानी कि कितना हो गया भाई, कितना हो गया 90, और +1 यानी कि 91 सदस्य जिधर वोट डाल देंगे उधर पास हो जाएगा बहुमत। 91 लोग जिधर वोट डाल देंगे उधर बहुमत क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सर इतनी बात समझ में आई, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो इतना इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। साधारण बहुमत उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 50% +1, यानी 50% वोट डालेंगे और एक और एक्स्ट्रा डालेंगे। जिस साइड में एक और एक्स्ट्रा, आपने सुना है ना कि अध्यक्ष ने उधर साइड में वोटिंग की। अध्यक्ष ने वोटिंग क्यों की, अध्यक्ष ने वोटिंग इसलिए की कि 90 इधर हो गए, 180 था, 180 सदस्यों में से क्या है 90 पक्ष को मिल गया, 90 विपक्ष को मिल गया। अब तो निर्णय होना है ही नहीं। अब क्या हुआ, अध्यक्ष साहब को बुलाया जाएगा, बोलो आप किसका समर्थन करते हो, वो जिस साइड में समर्थन कर देंगे उस साइड में बहुमत पास हो जाएगा। यही तो मेन कारण है, वो जिस साइड में समर्थन कर देंगे उसी साइड में बहुमत पास हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इस वजह से +1 रखा, और इसमें क्या है 91 हो गया, 91 हो गया तो बहुमत पास हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी, जरूरत है मुझे मिटा देता हूं। अब प्रभावी बहुमत के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगला पार्ट है सर प्रभावी बहुमत। अच्छा सुनिए, जो साधारण बहुमत है उसका प्रयोग भारत में सबसे ज्यादा होता है। सर्वाधिक प्रयोग भारत में अगर होता है तो वो साधारण बहुमत है। जिसका सर्वाधिक प्रयोग भारत में होता है वो साधारण बहुमत है। अगर हम प्रभावी बहुमत का बात करें तो देखिए, प्रभावी बहुमत ये कहते हैं कि प्रभावी बहुमत उन सदस्यों का बहुमत है जो उपस्थित हुए हैं या फिर टोटल जो मेंबर हैं उनमें से जो रिक्तियां हुई हैं, जो रिक्तियों के बाद लोग बच गए हैं, उनका बहुमत है। मान के चलिए लिखते हैं, कुल सदस्य माइनस रिक्तियां, इसे कहेंगे प्रभावी बहुमत। ठीक है जी। अब मानिए कुल सदस्य कितने हैं, 543। अब मानिए किन्हीं कारणों बस कुछ लोग एक्सपायर हो गए, या फिर हम ये कहेंगे कि कुछ लोग रिजाइन दे दिए। तो मान के चलिए कि 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया, 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया। अब जब 7 लोगों ने रिजाइन दे दिया तो बचे कितने, 536। बचे कितने, 536। अब ये 536 जो सदस्य हैं, 536 जो सदस्य हैं इनको 2 से विभाजित किया जाएगा। 536 जो सदस्य हैं इन्हें 2 से विभाजित किया जाएगा तो आएगा कितना, 268, और इसमें +1 करेंगे, यानी कि 269 वोट सदस्य जिधर वोट कर देंगे उधर क्या हो जाएगा भाई, बहुमत पास हो जाएगा। बोलो समझ आई बात। यहां भी आप पीछे की तरह +1 लिख सकते हो, लेकिन इसमें लिखा नहीं जाता है, आप लिख सकते हो बाई चांस। कुल प्रभावी बहुमत होता है कुल सदस्यों में से जो रिक्तियां हुई हैं उन्हें हटा देंगे, और फिर वो सेम कंडीशन वही आने वाली है जो हमारा साधारण बहुमत था उसी के साथ। अच्छा, इसका प्रयोग अति आवश्यक है। इसका प्रयोग कब कब होता है प्यारे बच्चों, तो इसका जो प्रयोग होता है प्यारे बच्चों वो प्रयोग होता है लोकसभा और राज्यसभा, 8 जगह इसका प्रयोग होता है। लिख देंगे 8 जगह
इसका प्रयोग होता है। वो 8 जगह कौन सी हैं? लोकसभा, लोकसभा के लोकसभा में उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लिख देता हूं, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, और विधानसभा और विधान परिषद। कहाँ लिखें इसको? मिटा दें क्या? इधर से मिटा देते हैं। यहाँ 269 सदस्य। अच्छा, और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, सभापति और उपसभापति, इनको हटाने के लिए, इनके चुनाव के लिए नहीं, इनको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, को हटाने के लिए। इसका प्रयोग कब किया जाता है? इन लोगों को हटाने हेतु। 8 जगह समझ में आया? इनको हटाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। दोबारा से प्रभावी बहुमत समझा देता हूं मैं। प्रभावी बहुमत कुल सदस्य हों, उसमें से जो रिक्तियां हुई हैं उनको 2 से डिवाइड करेंगे सर, +1 करेंगे, माइनस करने के बाद प्रभावी बहुमत निकल के आ जाएगा। कुल सदस्य कितने से? 543। मान के चलिए 7 रिक्तियां होंगी, ये मैंने लेट कर रखा है, मान रखा है, तो बचे कितने? 536। 536 को 2 से विभाजित करेंगे सर, कितना आया? 268 में +1 करेंगे, जिसको 269 वोटिंग मिलेगी वो क्या हो जाएगा? उसके साइड में बहुमत हो जाएगा, उसके पक्ष में बहुमत हो जाएगा। अच्छा, इसका प्रयोग कहां होता है? 8 जगह इसका प्रयोग होता है, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, और विधानसभा के लिए, और विधान परिषद के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, राज्यसभा के सभापति उपसभापति को हटाने के लिए, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने के लिए इस बात का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे लग रहा है यहां तक समझ में आया होगा, क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं कल बात करूंगा विशेष बहुमत के बारे में, जिसमें हम 3 प्रकार का विशेष बहुमत पढ़ेंगे और उसे हम उसे डिटेल से समझेंगे कि विशेष बहुमत, देखिए कह देते हैं बस हाँ भाई विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन वो विशेष बहुमत कौन से टाइप का विशेष बहुमत था जिससे प्रस्ताव पारित हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम ये समझेंगे कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन वो कौन से प्रकार का विशेष बहुमत है, क्योंकि विशेष बहुमत 3 प्रकार के होते हैं, और सबसे ज्यादा हार्ड जो विशेष बहुमत होता है वो राष्ट्रपति को हटाने का होता है। उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, कौन सा बहुमत होता है। कल के लेक्चर में 20 मिनट में उस चीज का डिस्कशन करूंगा, बड़ा लंबा है और बहुत विस्तृत है और बहुत अच्छा भी है, पढ़ के आपको बड़ा आनंद महसूस होगा और कहते हैं ना कि विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी कक्षा का यहीं पर अंत करता हूं, और आपको देखो, लोग कहते हैं कि कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, बिना सोचे विचारे केवल पढ़ाई की जा सकती है, बाकी चीज़ें तो बड़ा सोच के किया जाता है कि हाँ भाई ये कुछ करना है, इससे हमें आगे बढ़ना है। और देखिए 2 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है और मेहनत करनी है, और इतना जो मैं बता रहा हूँ आप इन चीज़ों को नोट करो, अपना नोट्स बनाओ,
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और प्यारे विद्यार्थियों, रास्तों से भटककर मंजिल जरूर पाओगे। ये मंजिल किस्मत अकड़ के बैठी है, न इसे जरूर आप हराओगे। प्यारे विद्यार्थियों, इन 4 लाइनों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और चैनल को आगे से जल्दी से बढ़ाएंगे। धन्यवाद क्लास।